हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं रिया चौरसिया आप सभी का प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आज हम लोगों को देखने वाले हैं 10th क्लास की मैथ। तो अब हम लोग देखेंगे कि 10th क्लास की मैथ में हम लोग कौन सा चैप्टर पे आ गए थे। हम लोग चैप्टर 4। तो जैसा कि हमने देखा था कि चैप्टर 4 क्या था हमारा? चैप्टर 4 था एक द्विघातीय समीकरण। तो उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद प्रश्नावली 4.2 भी कंप्लीट हो गई थी। फिर अब हम लोग आ गए थे प्रश्नावली 4.3 पर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 4.3 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कैसे किए थे। कुछ क्वेश्चन जो हमारे थे वो हमने द्विघाती सूत्र से कर लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना था? सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को मूल ज्ञात करना था। तो हमने मूल ज्ञात कर लिए थे। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे जो इबारत वाले क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन, वो हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं? 8, 9, 10, 11। ये हमारे चारों क्वेश्चन हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको कैसे हमने द्विघाती सूत्र से आपको सारे एक जो द्विघाती समीकरण रहता है वो हमने द्विघाती सूत्र से आपको हल करना बता दिया था। तो हम यहाँ पर आपको समीकरण बनवा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को ये द्विघाती सूत्र से हल कर लेना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटे क्या दिया है? 5 किलोमीटर पर घंटे अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या होता है आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें? तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि क्या मानेंगे? बताइए, आप लोग बोलोगे यहाँ पर हम क्या मानेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या मानने वाले हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? माना कि रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी x। चाल कितनी आ जाएगी? x किलोमीटर। यहाँ पर हमने मान लिया, माना कि रेलगाड़ी की चाल है x और समय क्या मानते हैं? देखिए यहाँ पर समय को मान लिया हमने क्या? t। अब हम देखने वाले हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो जैसा कि अब हम देखते हैं, यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती है, क्या होती है? 5 किलोमीटर घंटे अधिक होती है। तो देखिए अब हमें क्या करना है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा चाल 5 किलोमीटर अधिक लेती है, तो हम लिखेंगे चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो क्या आ जाएगा? चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो क्या आएगा? यहाँ पर चाल क्या है हमारी? x और क्या बोला है क्वेश्चन में? 5 किलोमीटर अधिक। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? x धन 5 ये आ जाएगी जब चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है। फिर उसके बाद क्या बोला है? वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। क्या लेती है? समय 1 घंटे कम लेता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समय 1 घंटे कम लेती है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बाद कि चाल हमें बोला गया था क्या ले ली हमने। देखिए इसके पहले हम देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा।
तो हम सभी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा तो क्या आ जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे चाल बराबर आता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमने चाल क्या मान ली थी, x मान ली थी, और दूरी हमें क्या दी हुई है, दूरी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 360। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 360 बटे समय क्या है t। तो अब हमें यहाँ से समय निकालना है, तो समय बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो अब हम इसमें मान रख देंगे, तो दूरी बटे चाल, दूरी दी हुई है 360 और बटे चाल क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, और समय था हमारा t। तो यहाँ से हमने देखा कि समय निकल के आ गया 360 बटे x। तो अब हम देखेंगे इसके बाद हमें क्या करना है। तो जैसा कि हमने देखा इसके बाद हमें क्या करना है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन में अब बोला गया है यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटे अधिक होती है, क्या होती है, 5 किलोमीटर अधिक होती है। तो यहाँ पर हम 5 किलोमीटर अधिक कर देंगे, चाल क्या दी हुई है, 5 किलोमीटर अधिक। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, देखिए चाल 5 किलोमीटर पर घंटे अधिक होती है, क्या होती है, चाल 5 किलोमीटर पर घंटे अधिक होती है। तो यहां से हम देखेंगे ये कितनी हो जाएगी हमारी, x धन 5। हमने देखा था x क्या थी, हमारी चाल थी, और उसमें हमने 5 घंटे अधिक क्या कर दिया, क्वेश्चन में जो हमें बोला था वो हमने कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ से हमने देखा था कि चाल बराबर क्या था, 300 बटे t। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 360 बटे x धन 5। अब हम देखेंगे फिर क्या बोला गया है हमें, वह उसी यात्रा में 1 घंटे, समय क्या बोला गया है, समय 1 घंटे कम लेती है, समय 1 घंटे कम लेती है। तो यहाँ पर हमने देखा 1 घंटे कम, तो 1 घंटे कम क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे 360 बटे में हमने देखा समय क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर देखा, क्या देखा हमने, देखिए 360 बटे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और उसने बोला है 1 घंटे कम। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम करते हैं इसके आगे स्टार्ट। तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम आएंगे, अब हम बनाते हैं अपने समीकरण। तो यहाँ पर बोला गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। तो हमें क्या कर लेना है इसके बाद, तो इसके बाद हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 360 बटे x धन 5 बराबर 360 बटे x ऋण का 1। क्या आ गया, ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बताइए। अब हमें इसके बाद पक्षांतर करना है, तो हम पक्षांतर करेंगे। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे x माइनस में क्या आ जाएगा, 360 क्या आ जाएगा माइनस में 360 बटे x धन 5। तो यहां से अब हम लेने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आने वाला है, देखिए एलसीएम आ जाएगा x धन 5। फिर यहाँ पर हमने देखा क्या दिया है 360, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हमारा क्या होने वाला है, ऊपर आ जाएगा 360 और x धन 5, 360 x धन 5 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 360 x। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे, ये आ जाएगा x का x में करेंगे x स्क्वायर,
ये आ गया धन का 5x, बराबर में हमने देखा 360 का हमें क्या करना है, x में गुणा कर देना है। तो 360 का x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 x धन, फिर 360 का हमें 5 में गुणा कर देना है, तो यहाँ पर हम 360 का 5 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 छक्का 30 का शून्य, हासिल आई 3, 5 3 15 3 18। यहाँ से क्या आ गया, 360 का जब हमने 5 में गुणा कर दिया तो यहाँ पर आ गया 1800, फिर क्या दिया है माइनस का 360। तो यहाँ पर हमने ये देखा, देखिए 360 प्लस के हैं और यहाँ पर ये माइनस के हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर हमने देखा एक्स स्क्वायर धन के हैं 5x, बराबर में क्या बचा 1800। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन के 5x, 1800 का हम पक्षांतर कर देंगे, ये आ जाएंगे ऋण के 1800 बराबर 0। ये बन गया एक हमारा वर्ग समीकरण। तो हमने आपको वर्ग समीकरण सॉल्व करना तो बताया है कि इसे आपको या तो गुणनखंड विधि से कर लेना है या फिर इसका सबसे आसान और सरल तरीका क्या है, इसे आपको श्रीधराचार्य सूत्र से आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली x, क्या मानी x मान ली, फिर उसके बाद समय को मान लिया हमने t, फिर हमने देखा हम सभी क्या जानते हैं बताइए, हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ हमने दूरी बटे समय मतलब दूरी दी हुई थी 360, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 360 बटे t। फिर उसके बाद हमें निकालना था समय, तो समय क्या आ गया, समय आ गया 360 बटे x। फिर हमने देखा क्वेश्चन में बोला था चाल 5 किलोमीटर पर घंटे अधिक होती है, तो क्या हो जाएगी x धन 5। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चाल मतलब हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा समय, समय क्या आ जाएगा 360 बटे x धन 5। फिर हमने देखा भाई 1 घंटे कम समय लेती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 बटे x माइनस का 1। फिर यहाँ पर क्या निकल के आया, देखिए 360 बटे x धन 5 बराबर 360 बटे x माइनस का 1। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, फिर हमने तिर्यक गुणा कर दिया, वहां से हमारा एक द्विघातीय समीकरण या फिर हम उसे क्या बोलते हैं वर्ग समीकरण बन के आ गया। तो इसके बाद आपको सॉल्व करना है, इसके बाद आप लोगों को इसे गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य सूत्र से आगे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ 8वें नंबर का। यहाँ पर देखिए हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर। तो 9वें नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया है, 2 पानी के नल, क्या दिया है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़ी व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें सिंपल सा क्या बना लेना है, एक वर्ग समीकरण। तो आइए अब हम समीकरण बनाते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, माना कि क्या मानेंगे, यहाँ पर देखिए माना कि छोटा नल हौज को भरने में कितना समय लेता है, x कितना लेता है, x घंटे लेता है। तो माना कि छोटा नल हौज को
भरने में x घंटे लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हौज को भरने में वह कितने घंटे लेता है, x घंटे लेता है। तो फिर क्या बोला है कि देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है बड़े व्यास वाला नल, और तो यहाँ पर अब हम देखेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में जब वह क्या करेगा, 1 घंटे में वह कार्य करेगा तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटे में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य यहाँ पर आ जाएगा 1/x, ये आ गया। अब हम देखेंगे बड़ा नल, बड़ा नल क्या है। देखिए यहाँ पर हमने देखा बड़ा नल हौज को भरने में कितना लेता है। देखिए बड़ा नल हौज को भरने में कितना समय लेगा बताइए। बड़ा नल हौज को भरने में, देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले या फिर कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा था छोटा व्यास वाला नल कितना था, x था, तो उसमें से 10 घंटे कम, तो मतलब x माइनस 10 आ जाएगा। भरने में x माइनस 10 घंटे लेता है। तो यहाँ पर अब हमने देखा 1 घंटे में क्या आ जाएगा, 1 घंटे में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा 1 घंटे में किया गया कार्य हो जाएगा 1/x माइनस 10, क्या हो जाएगा 1/x माइनस 10। फिर हमने देखा दो पानी के नल, मतलब दोनों नल एक साथ एक हौज को कितने घंटे में भरते हैं, 9 सही 3/8। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों नलों को दोनों नल हौज को भरने में दोनों नलों द्वारा किया गया कार्य क्या आ जाएगा। देखिए दोनों नलों द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या आने वाला है बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो दोनों नलों को हौज द्वारा कितने घंटे में भर सकते हैं, 9 सही 3/8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, क्या दिया है हमें 9 सही 3/8। तो इसको पहले हम तोड़ लेंगे, तो ये क्या आता है 8 नाम 72 और 3 75/8, ये आ गया। अब हमने देखा 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा किया गया कार्य ये हो जाएगा हमारा 1/75/8। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं जब कोई संख्या बटे के बटे में रहती है, क्या रहती है, बटे की बटे में रहती है, तो जब हम उसे ऊपर लाते हैं तो भाई क्या होती है, पलट जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8/75, क्या आ गया 8/75। तो जैसा कि हमने देखा जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था वो हमने यहाँ पर कर दिया। तो अब हम देखने वाले हैं इसके बाद हम लोग को क्या करना है। देखिए इसके बाद हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करना है। क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे, अब हम बनाते हैं समीकरण। अब 1/x धन क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 10, फिर बराबर में हमारा क्या आने वाला है 8/75। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे, अब हमें बनाना है एक द्विघातीय समीकरण। सबसे पहले लेते हैं हम एलसीएम।
ये आ गया एलसीएम। ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस 10 और प्लस का x आ जाएगा। बराबर में दिया है 8/75। तो यहां से हमने देखा ये क्या हो गया, देखिए x और x 2x माइनस का 10, नीचे क्या हो गया, x का अंदर गुणा कर दिया तो x² माइनस का 10x बराबर में आ गया 8/75। अब हमने देखा 75 का अब हमें यहाँ पर क्या कर देना है, तिर्यक गुणा कर देना है। तो आइए हम तिर्यक गुणा करते हैं। 75 दूनी क्या हो जाएगा, 150 x माइनस 75 दाम 750 हो जाएगा बराबर 8 का x² में करेंगे तो 8x², फिर 8 का 10 में करेंगे तो माइनस का 80x। फिर यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं का हमें कर देना है पक्षांतर। तो क्या आ जाएगा 8x² माइनस का 80x, फिर ये हो जाएंगे माइनस के 150x और ये हो जाएंगे प्लस के 750। तो यहाँ पर हमने देखा क्या आने वाला है, देखिए 8x² 80 और 150 दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 में हमें 80 जोड़ देना है तो ये हो जाएंगे 230 और बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का आ गया। फिर प्लस में दिया है 750 और बराबर में 0। ये बन गया हमारा एक द्विघातीय समीकरण। क्या बन गया, एक वर्ग समीकरण। तो इसे भी आप लोगों को सेम वैसे ही गुणनखंड विधि या फिर द्विघाती सूत्र द्वारा इसे आप लोगों को आगे हल कर लेना है। तो देखिए इसी तरह हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो उसमें हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस सवारी क्या है, एक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। फिर मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। क्या किया जाए, जो बीच बीच में हमारे स्टेशन पड़ते हैं उन पर जो समय लगता है उसको हमें ध्यान में नहीं लेना है। फिर यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, हमें औसत चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तब हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या मानना है। तब हम मानते हैं माना कि क्या मानेंगे, यहाँ पर हमने माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, सवारी रेलगाड़ी की चाल हो गई हमारी x, ये मान लिया हमने। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x है, ये मान लिया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1 घंटा अधिक समय लेती है। कितना, 1 घंटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैसूर और बेंगलोर के बीच कितना दिया हुआ है, यहाँ पर है हमारा। तो यहाँ पर देखिए मैसूर और रेलगाड़ी के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 11 घंटे समय कम लेती है। यहाँ पर क्या है, 11 घंटे समय कम लेती है। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी x धन 11, एक्सप्रेस
रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x धन 11। अब हम देखेंगे इसके बाद हमें क्या करना है। देखिए सभी लोग, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम देखेंगे कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, दोनों के द्वारा तय की दूरी क्या आ जाएगी, ये है हमारी 132 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि 1 घंटे का समय कम लेती है, कितना, 1 घंटे का समय कम लेती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, जैसा कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल को हमने क्या माना है, चाल को यहाँ पर हमने मान लिया था x बराबर 132 बटे समय हो जाएगा t, कितना हो जाएगा समय, t हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे t बराबर मतलब समय बराबर क्या आ जाएगा, 132 बटे x। यहाँ से हमने समय निकाल लिया। अब हम इसके बाद क्या बनाने वाले हैं, समीकरण। तो देखिए समीकरण क्या बनता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, सवारी रेलगाड़ी की चाल को मान लिया x और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल मान ली x धन 11। फिर उसके बाद दोनों के द्वारा तय की गई दूरी 132 किलोमीटर है, तो चाल बराबर आ गया दूरी बटे समय। फिर यहाँ से हमने देखा चाल थी x, दूरी थी 132 और समय था t। फिर यहाँ से हमारी चाल बराबर मतलब x बराबर 132 बटे t आ गया और फिर हमने समय निकाल लिया t बराबर 132 बटे x। अब हमें क्या करना है, देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा समय कितना है, 1 घंटे कम लेती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा किया गया समय कितना है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय क्या आ जाएगा, समय 30 और उसने बोला है 1 घंटे कम लेती है, तो यहाँ पर हम एक माइनस कर देंगे, ये आ गया एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय। अब हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम करने वाले हैं क्या, तो इसके बाद हम देखेंगे, अब हम बनाते हैं अपना समीकरण। तो यहाँ पर आ जाएगा अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ये निकाली थी हमने सवारी रेलगाड़ी की चाल, क्या निकाली थी, सवारी रेलगाड़ी की चाल। अब हम निकालेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे समय। तो यहां से हमने देखा कि चाल बराबर क्या आया, दूरी बटे समय। तो हम लोग देखेंगे चाल क्या थी, x बराबर 132 बटे t माइनस 1। तो यहाँ से अब हमने निकाला t का मान मतलब समय, तो ये हो जाएगा हमारा t माइनस 1 बराबर 132 बटे x। ये यहाँ पर हमने इसको मान लिया था समीकरण 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये इसको हमने क्या माना था, समीकरण 1। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 से t बराबर क्या निकला था, 132 बटे x लेने पर, यहां से हम ये ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा t की जगह हमें क्या रख देना है, 132 बटे x ऋण का 1 बराबर 132 बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर x।
क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमने देखा, देखिए क्या निकल के आ गया, 132 ऋण यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा था कि ये क्या था हमारा, ये थी हमारी चाल x धन 11, तो यहाँ पर आ गया था, तो ये आ गया हमारा, t की जगह हमने मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम पक्षांतर कर देंगे। तो हम देखेंगे इसके बाद, बताइए हम लोग कैसे करेंगे पक्षांतर में। तो अब हम देखेंगे कि हमें जो माइनस का वन दिया है उसे हम प्लस का बना लेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखिए क्या करते हैं, 132 बटे x, माइनस में आ जाएगा 132 बटे x धन 11 बराबर 1। एलसीएम आ गया हमारा x धन 11 और ये हो जाएगा 132 x धन 11। क्या हो गया, यहां से सबसे पहले हम देखिए 132 कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 132 कॉमन निकाल लेना है। ये हमने 132 कॉमन निकाल लिया। फिर उसके बाद अंदर बचेगा हमारा 1 बटे x ऋण 1 बटे x धन 11 बराबर में 1। यहाँ पर आ जाएगा 132, एलसीएम आ गया x धन 11, ऊपर हो गया x धन 11 ऋण का x। तो यहाँ से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हम देखेंगे बराबर में दिया है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 132 का हम 11 में गुणा कर देंगे। तो 132 गुणित 11 क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 की आ जाएगी 2। फिर उसके बाद आ जाएगा 11 तिया 33 और 2 34 की 4 हासिल आई 3, 11 एकम 11, 34 35 की 5 आ जाएगी, यहाँ पर हासिल की 3, 11 एकम 11 और 3 हो जाएगा 1452। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1452 और x का हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 11x। तो यहाँ से क्या आने वाला है, x स्क्वायर धन 11x ऋण का 1452, ये बन गया हमारा एक वर्ग समीकरण। तो इसे अब आप लोगों को एक द्विघाती सूत्र और या फिर गुणनखंड विधि से आगे आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने आपको 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया। तो देखिए जिसमें इन किसी क्वेश्चनों में आपको यदि डाउट हो, कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है 11वां क्वेश्चन। तो देखेंगे 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, देखिए माना कि, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या मानने वाले हैं, देखिए माना कि छोटे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, छोटे वर्ग की भुजा आ जाएगी x और बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगी y। बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, y। तो हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें देखना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए तो क्या आ जाएगा, तो छोटे वर्ग का परिमाप क्या ले लेंगे हम, 4a होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। और बड़े वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, बड़े वर्ग का परिमाप ये आ जाएगा 4y। तो देखिए यहाँ पर माना कि हमने छोटे वर्ग को मान लिया x और बड़े वर्ग को मान लिया y। फिर उसके बाद हमने देखा छोटे वर्ग का परिमाप आ गया 4x और बड़े वर्ग का परिमाप क्या मान लिया, 4y। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए
इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। फिर हमें बोला है परिमापों का अंतर, क्या बोला है, देखिए उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार परिमापों का अंतर हमें क्या बोला गया है, 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x ऋण 4y, ये थे हमारे परिमाप, ये आ गया अंतर। तो यहाँ से अब हम देखेंगे, देखिए 4 हमने निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x माइनस y बराबर 24। तो 24 के बटे में y जाएगा 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 बटे 4। तो x माइनस y बराबर 4 एकम 4 4 छिंग 24, क्या निकल के आ गया, यहाँ पर हमने देखा x माइनस y बराबर आ गया 6। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे y का मान। तो देखिए y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा x माइनस 6, क्या निकल के आ गया, यहाँ पर हमने देखा y बराबर आ गया x माइनस 6। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमें क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग क्या बोला गया है, तो इसके बाद हमें देखिए क्षेत्रफलों का योग, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफलों का योग बोला गया है हमें 468 मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे, ये थी हमारी प्रथम शर्तानुसार, ये क्या थी, प्रथम शर्तानुसार। अब हम देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या आता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर उनके क्षेत्रफलों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा यहाँ पर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल धन बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में क्या दिया है 480 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर धन y का स्क्वायर बराबर 480 से यहाँ पर ये आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हमें क्या करना है, x का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर y का स्क्वायर, y का मान रख देंगे, ये आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 480। यहाँ पर हमने ये वाली सर्व समीकरण लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर धन x स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर मतलब 36 ऋण 2ab। तो 2a ये है और b a ये दिया है और ये है हमारा b। तो ये आ जाएगा हमारा 12x, क्या आ जाएगा माइनस का 12x और बराबर में 480। तो यहाँ से ये देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये दिया है हमें ऋण का 12x और जो हमारे 480 है उसमें से अब हमें क्या करना है, देखिए 480 में से हम 36 को घटा देंगे, तो 480 में से हम 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर 4, ये बचा हमारा 444। क्या निकल के आया, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमें क्वेश्चन में बोला गया था दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, क्या बोला गया था, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल। तो हमने ले लिया बड़े वर्ग का और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो कि दिया था 468, कितना दिया हुआ था 468। तो यहां पर हमने लिख दिया 468। फिर उसके बाद क्या आ गया, देखिए फिर उसके बाद हमने देखा 468 में से हमें क्या कर देना है, 36 घटा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 442, क्या आ जाएगा 442। तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 442 बराबर 0, ये आ गया एक
द्विघाती समीकरण। तो इसे भी आप लोगों को गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से आपको आगे सॉल्व कर लेना है। तो इसी तरह हमारी ये प्रश्नावली आज की क्या हुई, समाप्त हुई। यहाँ पर हमारी जो हमने सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से बता दिए हैं। तो यदि इनमें भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम जाती है इन क्वेश्चन को करने में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाइए और हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो देखिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो यदि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रज्ञा स्मार्ट क्लास के चैनल को शेयर कीजिए।